हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का। देखो बच्चों, अपन लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपनी यूनिट अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर पहला चैप्टर अपना चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो अब तक अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और आवेश के दो प्रकार होते हैं वो किसने बताए, किस एक्सपेरिमेंट द्वारा बताए गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई वस्तु है, कोई अनावेशित वस्तु है, उसको किस प्रकार से कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा अपन उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, आवेशित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ अपन लोगों ने देखी। और आप लोगों को उसके बाद में जो लास्ट वीडियो मिला था वो मिला था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत जो आवेश जो होते हैं उसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अब तक जो पोर्शन था इस चैप्टर का, लगभग थ्योरेटिकल जो पोर्शन है बच्चों वो खत्म हो चुका है। अब आगे जो भी स्टार्ट होगा अपना वो होगा बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। एक तरीके से यहाँ पर बोल दे डेरिवेशन पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा। तो आगे की जो क्लासेज होगी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि बच्चों मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बन जाएंगी, क्योंकि बच्चों इसमें अपन लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक होगा बच्चों वो है कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके दो पार्ट में अपन लोग इसको बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ बताएंगे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल बात करेंगे आज के वीडियो में के अंदर अपन लोग बहुत ही आसान सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है, इसको क्यों दिया गया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो बच्चों देखो, बात करें, आपको पता है कि दो कोई भी आवेश होते हैं, अगर वो समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है बच्चों, समान प्रकृति के हैं, यानी प्लस प्लस चार्ज है या फिर माइनस माइनस चार्ज है, या प्लस प्लस चार्ज है दोनों, या फिर क्या है एक माइनस माइनस है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण का बल लगता है। आपको पता है कि उनके बीच में क्या कौन सा बल लगता है बच्चों, प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण की प्रकृति का होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके बीच में। राइट, तो ये जो बल लगता है, दो आवेश जो होते हैं वो चाहे तो विपरीत प्रकृति के हो सकते हैं चाहे समान प्रकृति के हो सकते हैं। अगर समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बल होता है इनको बोलते हैं बच्चों विद्युत बल बोला जाता है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में एक तो ये विद्युत बल नाम आएगा, जिसकी मैंने आप लोगों को बता दें विद्युत बल क्या होगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला या दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत बल होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो एक शब्द आएगा बिंदु आवेश, एक शब्द आएगा बच्चों बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। तो ये बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखो बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन लोग अपना कूलाम का जो नियम है वो स्टार्ट करते हैं। देखो बिंदु आवेश, मान लो ये कोई दो चार्ज है, एक मान लो ये Q1 चार्ज है और एक ये Q2 चार्ज है। दो चार्ज है, ये दोनों किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो स्मॉल r है। मान लो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इनकी जो साइज है, चार्ज का जो आकार है, ये जो आवेश है इनका जो आकार है वो मैंने मान लिया, मान लो d मान लिया, d आकार दे रखा है इन दोनों का, दो जो चार्ज हैं वो d आकार के हैं। तो यदि r ग्रेटर देन d है, यानी जो आवेश है इनका जो आकार है वो इनके मध्य दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, तो अपन इनको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, बिंदु आवेश बोल सकते हैं, एकदम बिंदुवत। जैसे मान लो एक आवेश, एक छोटा सा बोल है, छोटी बोल है एक यहाँ रखी हुई है, एक छोटी बोल है वो बहुत दूर ऐसे रखी हुई है, तो वो बहुत दूर दूर रखी हुई है, जबकि बोल है दोनों। ठीक है, छोटा छोटा आकार है उनका, तो उनकी दूरी क्या हो गई, उनकी आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, ये जो इनका आकार है वो एक बिंदु की तरह अपन मान सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज इनको बोल सकते हैं, बिंदु आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु आवेश क्या होगा कि दो आवेश है, यदि उनका आकार उनके मध्य दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो अपन उनको क्या बोलते हैं बच्चों, बिंदु आवेश
बोलते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने पिछली क्लास के अंदर 11th क्लास में जो क्वेश्चंस करते थे, अपन लोग न्यूमेरिकल्स करते थे कि एक कार है वो इतनी स्पीड से चल रही है, तो अपन को कार को क्या मानते थे, एक बिंदु आकार मानते थे, उसको पॉइंट साइज मानते थे। क्योंकि कार गति करेगी तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो उस दूरी की तुलना में जो दूरी उसने तय की है उसकी तुलना में उसका आकार बहुत छोटा होता है। इसलिए बच्चों क्या करते हैं अपन लोग, उसको एक बिंदुवत वस्तु की तरह मान के अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। वैसे ही बच्चों अगर कोई आवेश है, दो आवेश हैं, वो बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, और उनका आकार अपन बिंदुवत मान सकते हैं क्योंकि उनकी आकार की तुलना में उनकी जो दूरी है बीच की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या होंगे बच्चों, बिंदु आवेश होंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हुई, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये काम में आएंगे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इन वर्ड्स के बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट थे कूलाम नाम के, जिन्होंने ये नियम दिया था, जिनके नाम के आधार पर ही इस नियम का नाम कूलाम का नियम रख दिया गया। इस नियम के अंदर ये बताया गया कि दो कोई भी आवेश रहते हैं। देखो अपन को ये तो बात पता लग गई, अपन लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से देखा तो अपन को पता लग गया था कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की उनकी प्रकृति होती है। एक तो कौन सा, धनावेश और एक ऋणावेश। फिर वहाँ से देखा कि समान, उससे निष्कर्ष ये निकला था कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, समान प्रकृति के आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। यानी ये जो बल है दोनों के बीच में, जो विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इनकी प्रकृति की तो बात अपने वहाँ कर ली थी, ठीक है। फिर ये कूलाम नामक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया कि बताया कि इनके बीच में ये जो बल लगता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है ये बल, इसके बारे में कूलाम नियम के अंदर बताया गया, ठीक है। अब आकर्षण प्रतिकर्षण की प्रकृति का अपन को पता लग गया पहले, अब वो बल लगता कितना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया गया, जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आज अपन यही देखेंगे कि दो आवेश जब रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगता है उसका मान कितना होता है, वो निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, जो कूलाम के नियम से आता है, ठीक है। वही है कूलाम का नियम, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो बच्चों इस नियम के अंदर ये बोला गया है कि दो अगर कोई आवेश है, दो चार्ज है, एक तो मान लो Q1 चार्ज है और एक चार्ज है Q2। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना के आप लोगों को दिखाया है, इनको बिंदु आवेश अपन बोल सकते हैं। आप लोगों को अगर कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये आकार थोड़ा बड़ा हो गया, दूरी थोड़ी कम है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। एक तो मेरे पास ये Q1 आवेश है, ठीक है, एक मेरे पास में ये Q2 आवेश है। दो कोई भी आवेश है ये परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो स्मॉल r दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों आवेश हैं ये स्थिर अवस्था में है, ठीक है। अगर स्थिर अवस्था में आवेश होंगे तो ही कूलाम का नियम लगेगा, अगर गतिशील अवस्था में होंगे तो कूलाम का नियम अपन ये वाला कूलाम का नियम ये नहीं लगा सकते। उसके लिए जो चुंबकीय, क्योंकि गतिशील हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी कूलाम का नियम आता है, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कूलाम का नियम जो अपन पढ़ेंगे ये कब लगेगा, जब आवेश स्थिर होंगे, स्थिर अवस्था में जब आवेश स्थित होंगे तो ये कूलाम का नियम अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो स्थिर अवस्था में परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनके बीच में आपको पता है ये रखे हुए हैं तो इनके बीच में तो बल लगेगा, इनके बीच में बल लगेगा, जो मैंने बोल देता हूँ, मान लो F बल लग रहा है, F फोर फोर्स, F बल लग रहा है। अब वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो वो प्रतिकर्षण का हो जाएगा, और अलग अलग प्रकृति की है तो वो आकर्षण का हो जाएगा, राइट। अब ये जो बल होता है इस नियम के अंदर बताया गया कि ये जो बल है कूलाम, जो बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के मध्य, ये जो बल होता है बच्चों, ये दोनों आवेश जो होते हैं इनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके अंदर क्या बताया गया कि ये जो बल है ये इनके जो परिमाण है दोनों आवेशों का उसके गुणनफल के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अपन पढ़ते हैं वैसे ही है ये। उसके अंदर क्या करते हैं, दो द्रव्यमान होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। M1 M2 ये स्मॉल r दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो इनके दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से अपन लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कूलाम का नियम है कि
उन दो आवेश हैं जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है वो क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब अपन को बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो दोनों आवेश लेने हैं इनका परिमाण अपन को लेना है, यानी इसमें माइनस प्लस का साइन अपन को यहाँ पर नहीं लेना है। तो ध्यान रखना, गलती मत करना, अपन को क्या लेना है, इन दोनों आवेशों का परिमाण लेना है, मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस का लेना है। ठीक है, तो पहली कंसेप्ट क्या है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या है कि जो बल होगा उसका मान इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के स्क्वायर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये इक्वेशन नंबर मैं 2 बोल देता हूँ। क्या बोला गया है इस नियम के अंदर, देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आपको भी पता है जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जो आवेश के मध्य जो बल लग रहा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब जो बल है वो उनके मध्य की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। वही मैंने बात यहाँ लिखी है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक राशि को जितना बढ़ाते हैं दूसरी राशि उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कहानी है, ये कूलाम का नियम। फिर देखो इन दोनों इक्वेशन से अगर अपन देखें तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बोलो बच्चों, इनको दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। अपन को दिया था F समानुपाती Q1 Q2 और दूसरा दिया था F व्युत्क्रमानुपाती F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर की है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पता है कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, उसको इक्वल टू में चेंज किया जाता है, तब तब अपन एक कांस्टेंट लेके आते हैं। और वो जो कांस्टेंट होता है, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कांस्टेंट दे दिए, जिनके नाम भी उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग रख दिए। अब जब अपन ये गुरुत्वाकर्षण वाला पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कांस्टेंट आता है बच्चों, वो कैपिटल G लिया गया और उस कैपिटल G को बोला गया बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोला गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला गया उसको। इसी प्रकार से ये यहाँ पर भी अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का ये जो साइन है, समानुपाती का ये जो चिन्ह है, उसको अगर मैं इक्वल टू में चेंज करता हूँ तो क्या मेरे को एक बराबर का चिन्ह लेके आना पड़ेगा, इक्वल टू के मैं चेंज करूँगा तो मेरे को एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट बच्चों दिया गया वो K दिया गया। क्या कांस्टेंट दिया गया बच्चों, K कांस्टेंट दिया गया। ठीक है, क्या कांस्टेंट दिया गया, K कांस्टेंट दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में बच्चों ये क्या निकल के आ गया, यहाँ इधर मैं लिखूँ अगर तो F अपने पास में निकल के आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बच्चों जो निकल के आया है, वो जो बल लगता है उसका क्या निकल के आया है, परिमाण निकल के आया है, बल का परिमाण। अभी अपन दिशा की बात नहीं कर रहे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा दिशा कैसे निकालेंगे अपन इनकी। ये बच्चों बल का परिमाण निकल के आया है अपने पास यहाँ पर, जहाँ K एक नियतांक है, अपन लिख सकते हैं जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। क्या है बच्चों, समानुपाती नियतांक है। जहाँ K क्या है बच्चों, एक समानुपाती नियतांक मैंने लिया है। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो आपके बचपन से लेके 55 तक आप लोगों के काम में आएगा। ताउम्र आप लोग इस फॉर्मूले को काम में लोगे। जब जब दो स्थिर आवेशों के मध्य बल की बात की जाएगी तो आप लोगों को ये फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार सा खूबसूरत सा फॉर्मूला आप लोगों के पास आया है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पर जो K है बच्चों वो एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान किस किस पर डिपेंड करता है। इस K का मान बच्चों, इसका मान माध्यम की प्रकृति, इसका मान माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। ये जो K है बच्चों, इसका मान किस किस पर निर्भर करता है,
माध्यम की प्रकृति और मात्रक की जो पद्धति है, मापन की जो पद्धतियाँ अपन काम में लेते हैं, CGS, MKS, FPS, SI मात्रक पद्धति, तो इन मात्रक पद्धति पर भी इसका मान डिपेंड करता है। तो कूलाम के नियम का जो कथन है बच्चों, वो अपन क्या लिख सकते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। वापिस से सुन लो आप लोग। दो आवेश है, जो स्थिर बिंदुवत आवेश है। देखो मैंने बताया कि जो कूलाम का नियम लगता है ये स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बच्चों है इस कूलाम नियम का स्टेटमेंट। ठीक है, जो अपने पास में फॉर्मूला निकल के आता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब अपन बात करते हैं इस K की। ये जो K है, इसकी अलग अलग मात्रक पद्धति में क्या क्या मात्रक होते हैं और क्या इसकी वैल्यू होती है, उसकी अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये लो, अपन बात करते हैं K जो है इसके अलग अलग जो मात्रक हैं उनकी बात कर लेते हैं कि अलग अलग मात्रक पद्धति में इनके जो मान होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों केस फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या, दो केस बनाएंगे इसके। केस फर्स्ट है, यदि C है, यदि K का मात्रक K CGS पद्धति में अगर अपन को लेना हो तो उसका जो मान होता है बच्चों वो 1 होता है। CGS पद्धति की अपन बात करेंगे कि CGS पद्धति में K का मान क्या होता है, ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखो CGS पद्धति में K का मात्रक तथा मान। CGS पद्धति में अपन K का मात्रक और इसका मान देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि कूलाम के नियम से अपने पास में ये आया है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपन को किसका मात्रक निकालना है बच्चों, K का निकालना है ना। तो K बराबर FR स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। R स्क्वायर को इधर लेके चला गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, Q1 Q2 क्या आ गया बच्चों, इसके डिवाइड में आ गया। तो K का मात्रक क्या लिख सकते हैं, K का मात्रक वो भी कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। कौन सी पद्धति में बच्चों, CGS पद्धति में। बोलो क्या आएगा, बल का CGS पद्धति में जो मात्रक होता है बच्चों वो डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था। तो जो बल का मात्रक है वो CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। और R बच्चों क्या है, दूरी है। R क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है। तो इसको लिख सकता हूँ डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये जो आवेश होता है बच्चों, आवेश है उसका जो मात्रक वैसे तो कूलाम होता है SI पद्धति में, ठीक है, लेकिन CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। आप लोगों को PDF जो मिली थी कल, उसमें आप लोगों को इसके मात्रक के बारे में मिल गया था। तो इसका CGS पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम जिसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। इसका ये लो, तो देखो 1 कूलाम 2 कूलाम, कूलाम स्क्वायर होगा, मतलब आवेश का स्क्वायर है। तो क्या हो गया, इसका जो मात्रक है उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, यानी क्या हो गया, ये स्टेट कूलाम स्क्वायर। तो ये है बच्चों इसका CGS पद्धति में मात्रक। और इसका CGS पद्धति में एक दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। ये भी क्या होता है, CGS पद्धति में ये जो आवेश होता है इसका मात्रक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपने पास में निकल के आ गया K का CGS पद्धति में मात्रक। K का क्या आ गया, CGS पद्धति में मात्रक। अब K की CGS पद्धति में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो CGS पद्धति में K को अपन बच्चों क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। CGS पद्धति में K को क्या लेंगे, 1 लेंगे। K का जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, 1 लेते हैं। जब भी CGS पद्धति में आप लोग न्यूमेरिकल करो, सारी वैल्यू जैसे ये Q1 Q2 R है, ये CGS पद्धति में दे रखा हो और आपको K का मान लेना हो तो वो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो CGS पद्धति में अगर अपन बल निकालना चाहें तो CGS पद्धति में बल F क्या हो जाएगा, बोलो
के की जगह तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में जो बल का फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो क्या आ जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि इसका जो मान होता है वो 1 रखोगे तो एफ क्या निकल के आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना के का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कुलाम का स्क्वायर होगा और इसका जो मान होता है वो 1 काम में लेते हैं। ठीक है, इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे। अपने जो न्यूमेरिकल होंगे बच्चों वो एसआई पद्धति में होंगे। कौन सी पद्धति में होंगे? एसआई पद्धति में होंगे। ठीक है, तो अपन केस नंबर 2 देखते हैं एसआई पद्धति में। केस 2 है बच्चों, केस सेकंड है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मान, के का मात्रक तथा मान, मात्रक तथा मान अपन देख रहे हैं बच्चों कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में जो के है उसका क्या मान होगा और उसका क्या मात्रक होगा। इसके अंदर भी अगर मैं पहली हेडिंग डालूं कि यदि 2 आवेश है वो निर्वात में स्थित है, मैं लिखूं यदि दोनों आवेशों, दो आवेशों के मध्य निर्वात स्थित हो, निर्वात हो यानी निर्वात के अंदर वो आवेश स्थित हो, निर्वात या हवा, निर्वात या बच्चों हवा, निर्वात या हवा दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो बच्चों इसका जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआई पद्धति में के का मात्रक क्या आएगा बोलो, यहां से देखें। एफ का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, N फॉर न्यूटन। जो दूरी है r, इसका एसआई पद्धति में मात्रक अपन क्या काम में लेते हैं बच्चों? मीटर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? दूरी का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एसआई पद्धति में जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। तो एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो दोनों का कुलाम कुलाम, तो क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। एसआई पद्धति में ये मात्रक है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब अगर निर्वात है, अगर निर्वात है तो इसका जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन होता है, ये इस प्रकार से एप्सिलॉन लिखा जाता है और इसके नीचे छोटा सा 0 लिख दिया तो मैंने बोल दिया एप्सिलॉन नॉट। ये होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखना क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी वैल्यू होती है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो आप लोगों को ये वैल्यू पक्का से ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आप लोगों को क्या है बच्चों? Q1 Q2 R इन सब का मान तो दिया हुआ होगा, K का मान नहीं दिया हुआ होगा। तो K कांस्टेंट होता है बच्चों, जिसके लिए निर्वात के लिए इसका जो मान है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अब ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों, जहाँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखो एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों ये होता है निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। क्या होती है बच्चों? निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता बच्चों इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या बला है? तो विद्युतशीलता को अगर अपन लोग समझे, विद्युतशीलता को समझने के लिए आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो विद्युतशीलता को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई आवेश है, ठीक है, हवा में रखा हुआ है,
ठीक है। अब आवेश आगे अपन पढ़ेंगे कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप लोगों ने देखी थी कि चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। वैसे कोई आवेश है, ये मान लो एक आवेश है, इसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे दिखाते हैं बाहर की ओर निकलते हुए। आगे की क्लास में अपन लोग इनके बारे में देखेंगे, एक बार ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। अगर ये निर्वात में होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ठीक है। और अगर ये कोई माध्यम में स्थित होगा, जैसे मान लो ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर ये आवेश यहाँ पर होल करके, इसमें एक होल करके आवेश को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेगी? इस लकड़ी के टुकड़े में से ऐसे निकलेंगी। या मेटल का कोई शीट है, मेटल का कोई टुकड़ा है, कोई क्यूब है, क्यूबोइड है, क्यूब है, घन या घनाभ है, ठीक है, उसके अंदर अपने चार्ज को ऐसे रख दिया। तो देखो इसको विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकलने की, कोई भी माध्यम होता है उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के निकलने की जो क्षमता होती है उसको अपन विद्युतशीलता बोलते हैं। जैसे निर्वात में होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आराम से ऐसे फैल जाएंगी, फिर लकड़ी के टुकड़े में होगा तो उसको निकलने में थोड़ा जोर आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे अपन एक तो ऐसे ही चलते हैं, नॉर्मली हवा चल रही है उसमें ऐसे ही अपन नॉर्मली ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। या फिर अपन कीचड़ में जो होता है, कीचड़ जो होता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बारिश का मौसम है, कीचड़ हो रखा है सड़क पे, तो अपनी की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे ही बच्चों अगर अपन इसको किसी माध्यम के अंदर रखते हैं तो उसके लिए विद्युतशीलता क्या होगी और जो निर्वात है उसके लिए विद्युतशीलता क्या होगी, वो अपन आगे भी पढ़ेंगे कि विद्युतशीलता ये होती क्या है, ठीक है। तो विद्युतशीलता वैसे तो है क्या बच्चों, अगर अपन नॉर्मली अगर समझे तो कोई भी माध्यम है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के निकलने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युतशीलता बोला जाता है। यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से इसमें से निकल रही हैं, किस क्षमता से निकल रही है, इसकी क्या पावर होगी, उसको अपन बोलेंगे विद्युतशीलता। डोंट वरी अबाउट दिस, आगे अपन इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, ये सब चीज़, ठीक है। ये तो हुई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब के का मान मात्रक अपन ने देख लिया, के का मान अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर अपने पास एक नई टर्म और निकल के आ गई एप्सिलॉन नोट, जिसको अपन ने बोला निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। तो अब एप्सिलॉन नोट का मात्रक और देख लेते हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक, एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होगा? देखो 4 पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि अपने पास में लिखा हुआ देखो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 4 पाई तो बच्चों यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो कोई मात्रक होगा नहीं, जैसे 4, 5 ऐसे संख्या होंगी उनका क्या मात्रक होगा? तो 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं। तो देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का मात्रक वही होगा जो क्या होगा? 1/k का होगा। यानी 1/k का जो मात्रक होगा वही क्या होगा बच्चों? एप्सिलॉन नोट का मात्रक होगा। यानी k के मात्रक का उल्टा होगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो k का मात्रक तो ये है, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सर उल्टी नाम तो हमने सुना, उल्टा नाम नहीं सुना। उल्टी, अरे वही मतलब उसको रिवर्स कर दो, पलट दो, ठीक है। तो इसको पलट देंगे अपन तो किसका मात्रक बन जाएगा? ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक बन जाएगा। अब इसका अगर मान लिखना चाहें एसआई पद्धति में, एप्सिलॉन नोट का अगर मान लिखना चाहें एसआई पद्धति में तो वो आता है 8.86 इंटू 10⁻8.8556 जो भी है 8.85 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं पर, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻12 है। इसका मात्रक क्या आएगा बोलो? कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया बच्चों? इसका मात्रक हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? इसका मान हो गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का मान क्या हो गया? 8.85 इंटू 10⁻12 है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों पार्टी? बोलो बोलो, ये क्या हो गया बच्चों? एप्सिलॉन नोट का मात्रक, ठीक है। अब देखो इसकी विमा, एप्सिलॉन नोट की जो विमा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोगों को इसकी विमा की ध्यान में रखनी है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसकी विमा आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसकी विमा मैं निकालनी सिखाता हूँ, कैसे निकालेंगे इधर देख लो रफ कॉपी के अंदर। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक आया था वो आया था कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो कूलाम की जो विमा है, कूलाम क्या होता है? देखो कूलाम की विमा कैसे निकालते हैं? I बराबर Q बटे T होता है, यानी Q बराबर I इंटू T होता है। यानी कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं
कूलाम का जो मात्रक आवेश का जो मात्रक होता है उसको एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। तो एम्पियर को तो आई से ए से लिखते हैं अपन, A1 T1, क्योंकि बच्चों एम्पियर भी तो मूल मात्रक है, जैसे एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं वैसे एम्पियर भी तो मूल मात्रक है। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A1 T1। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, A1 T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम की विमा क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की A1 T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, चलो मैं इधर मिटा के बताऊँ क्या इसको, चलो यही बता देता हूँ, जगह है अपने पास में, डिवाइड बाई न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों, बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का। बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 इंटू, यहाँ पर देखो फिर क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या विमा हो जाएगी, L स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों अपन इसकी विमा निकाल सकते हैं। अपने पास कूलाम स्क्वायर है तो A1 T1 कूलाम की विमा होती है, स्क्वायर है तो क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर नीचे क्या है, न्यूटन दे रखा है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है न्यूटन। फिर ये क्या मीटर स्क्वायर दे रखा है जिसका क्या होगा, L स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई M1 L3 T-2। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो M1 L 1 2 ये रहा, एक ये रहा, तो क्या आ जाएगा, L3 आ जाएगा, ठीक है। और क्या देखो T-2, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर अपन ऊपर करें, इस संख्या को अगर ऊपर लेके जाएं तो इसकी विमा क्या जाएगी, M-1 L-3 T4 और A2। तो ये निकल के आ गई बच्चों इसकी विमा, क्या निकल के आई, M-1 L-3 T4 और A2। बोलो बच्चों समझ में आई बात। इसकी विमा निकालना बहुत आसान है, चाहो तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो, वरना निकालना बहुत ही आसान है। एक बार अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग देख सकते हो। ये केस नंबर 2 के अंदर SI पद्धति में इसका मात्रक देखा, उसके अंदर अपन लोग देखा कि जब निर्वात हो या हवा हो आवेशों के बीच में तो उसके लिए जो मात्रक आता है वो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आता है। और ये क्या होता है बच्चों, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान अपन लिखते हैं 9 × 10⁹, ठीक है। तो यहाँ से बल क्या निकल के आएगा, देखो अब अगर बल को लिखना चाहे अपन, अगर बल को लिखना चाहे ऐसे तो क्या लिखेंगे बोलो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह क्या लिख दिया, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन बल को ये लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, चलो मैं इधर से मिटा देता हूँ, इधर से मिटा देता हूँ केस फर्स्ट को, आगे पढ़ते हैं। फिर देखो बल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन बल को लिख क्या सकते हैं, बल F बराबर 1/K, देखो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जब सवाल करोगे तो आप लोगों को K ये फॉर्मूला ही रखना है जिसमें K का मान आप ये रख दोगे। अगर ये रखोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेशन करो तो बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अपन क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ये 9 × 10⁹ रख के निकाल लेते हैं। अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लिखा, 8.85 × 10⁻12। ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, K बराबर बोल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा बोलो, 1/4 पाई K। यहाँ पर मान रख दो सारे, K का मान रख दो 9 × 10⁻9। इन सबको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू इतनी निकल के आती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब दूसरा जो केस है उसके अंदर दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो ये है B नंबर पॉइंट, कि यदि दो आवेश या दोनों आवेश, दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो, कोई क्या हो,
माध्यम हो, तो उसके लिए क्या क्या आएगा। ऐसा ही पद्धति में उसका जो के का मात्रक है बच्चों, वो तो यही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, लेकिन के का जो मान है ना वो बदल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा 4 पाई अपसाइलन। क्या आ जाएगा बच्चों? 4 पाई अपसाइलन। अब यहाँ पर ये जो अपसाइलन है ये क्या है? अपसाइलन को अपन लिख सकते हैं जहाँ अपसाइलन बराबर है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है बच्चों? माध्यम की विद्युतशीलता। अपसाइलन क्या हो गया? जैसे यहाँ पर अपसाइलन नोट क्या था बच्चों? निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। अब कोई माध्यम होगा तो माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। अब इसका बच्चों कोई फिक्स मान नहीं होगा, जैसे इसका था 9 × 10⁹। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माध्यम अलग अलग हो सकता है। अपन लकड़ी भी लेके आ सकते हैं, कोई रबड़ भी लेके आ सकते हैं, कोई कुछ और भी माध्यम लेके आ सकते हैं, कोई मेटल वगैरह कुछ भी। तो उसके लिए उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर ये वैल्यू देगा वो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपसाइलन क्या हो जाएगा? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बल F का मान अगर अपन देखें तो यहाँ पर बल F का मान क्या आएगा? F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लो, ये निर्वात के लिए है और ये क्या है? किसी माध्यम के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड है। फिर मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सा, ये कोई माध्यम के लिए बल आ गया मतलब FM आ गया, एक बहुत ही शानदार सी डेफिनेशन कराता हूँ, ठीक है। एक कूलाम की परिभाषा अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अपन लोगों ने कूलाम का नियम देखा, बहुत ही आसान सा कूलाम का नियम था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ में क्लास देखी है ये, ठीक है। अब क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, बस एक परिभाषा आप लोगों को और बता देता हूँ, फिर कल की क्लास में अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो देख लेते हैं। एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा है वो क्या होगी वो अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपन को पता है कि F बराबर मेरे पास में आया है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें यदि देखो इसमें यदि मैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? दोनों आवेश हैं वो समान परिमाण के ले लेता हूँ, और R जो है वो 1 मीटर ले लेता हूँ, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो 9 × 10⁹ अगर न्यूटन लगता है, ठीक है। तो जो Q आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 1 कूलाम आएगा। कैसे? रखो इसके अंदर वैल्यू, F की जगह वैल्यू रखो 9 × 10⁹ इक्वल टू के का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ Q1 स्क्वायर आ जाएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, Q स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि देखो Q1 Q2 का मान Q माना अपन, तो Q स्क्वायर, R का मान क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो ये इससे कट जाएगा। Q स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा? 1 आएगा, यानी Q बराबर क्या आ गया? 1 कूलाम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसकी परिभाषा है वो लिख सकते हैं कि दो आवेश जो समान परिमाण के हो, ठीक है, और दोनों अगर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो और उनके बीच में अगर बल 9 × 10⁹ न्यूटन लगे, तो जो उनका आवेश का जो परिमाण होगा बच्चों वो 1 कूलाम होगा। निर्वात के अंदर होने चाहिए, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल लगता है तो आवेश जो होते हैं उनका परिमाण है वो 1 कूलाम होता है। निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, देखो यहीं से परिभाषा बनाई है, निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य अगर यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल कार्यरत हो तो उन आवेशों का जो परिमाण होता है वो 1 कूलाम होता है, या उन आवेशों के परिमाण को 1 कूलाम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा से देख लो, यहीं से बच्चों ये जो लिखा है मैंने, यहीं से इसकी परिभाषा बनी है। क्या परिभाषा बनी? कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित
दो समान परिमाण के, देखो परिमाण समान है, समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल कार्यरत हो तो उन दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो कितना होता है बच्चों, 1 कूलाम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 1 कूलाम की जो परिभाषा है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको ध्यान में रखना है। निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल कार्यरत हो तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने कार्यरत हो तो उन दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वो 1 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में आप लोगों को जो कूलाम का नियम है उसका सदिश निरूपण भी पढ़ाएंगे और भी विद्युतशीलता जो पैराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे इससे रिलेटेड। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट